तो हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखो वैसे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी है इसमें, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले लीनियर मोमेंटम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये करेंगे। ठीक है, हमने क्या फाइंड किया था, R इज इक्वल टू M1 R1 M2 R2 up to Mn Rn divided by M1 plus M2 up to Mn M से। ये क्या बन जाएगा, Mr इज इक्वल टू M1 R1 M2 R2 up to Mn। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मास इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, सो टेक इट आउटसाइड, तो क्या बनेगा dr by dt dr1 by dt plus dr2 by dt up to mn drn by dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होता है वेलोसिटी, ये किसकी पोजीशन है, सेंटर ऑफ मास की, तो वेलोसिटी किसकी आएगी, सेंटर ऑफ मास की। ये पार्टिकल की जो इनविजिबल पार्टिकल है उनकी वेलोसिटी बनेगी, राइट। मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम। ये फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम है, सेकंड का मोमेंटम है, थर्ड का मोमेंटम है, ये तो किसकी इक्वल आएगा, यानी टोटल मोमेंटम किसकी इक्वल आ गया, सबको सम कर दो, ये बनेगा। देखो क्या, अब अगर मैं फोर्स की भी बात करूं, इसको भी दोबारा डेरिवेटिव अगर मैं ले लेती हूँ, अगेन d स्क्वायर r by dt स्क्वायर क्या होता है, एक्सेलरेशन, तो क्या बन जाएगा, फोर्स बन जाएगा, फोर्स के सम के इक्वल आ जाएगा, यही बनेगा। तो यानी हम अगर न्यूटन सेकंड लॉ से देखें, फोर्स किसके इक्वल होगा, dp by dt, है ना, यानी इसका डेरिवेटिव लेंगे। और अगर फोर्स है जीरो, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, लीनियर मोमेंटम की बात करें, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा तो dp by dt क्या हो जाएगा, जीरो। और किसी भी चीज का डेरिवेटिव जीरो कब होता है, जब वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। दैट मींस जो सेंटर ऑफ मास पे टोटल मोमेंटम है वो क्या है, कांस्टेंट है। देखो बेटा मैं बोल रही हूँ सेंटर ऑफ मास का, यानी जहाँ पे सारा मास कंसंट्रेटेड ही माना जाता है, लेकिन इनविजिबल पार्टिकल्स का मोमेंटम जो है वो इंक्रीज डिक्रीज अगर होना भी चाहे तो हो सकता है। यानी मेरे पास कोई सिस्टम है, उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, सारे मूव कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर फोर्स भी लगा रहे हैं, बट हमने क्या कहा, नेट एक्सटर्नल फोर्स, टोटल फोर्स क्या है, जीरो है। तो अंदर जितना मर्जी मोमेंटम हो, कोई इस साइड जा रहा है, कोई इस साइड जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन भी हो जाएगी मोमेंटम की, है ना, तो ऐसे। लेकिन नेट जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा, बीच में जितना चेंज होना है हो जाए, ठीक है, क्लियर है। तो ये तो सारा किस टर्म में आ गया, लीनियर मोमेंटम की बात कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये सारा किसकी बात करें हम, लीनियर मोशन। लीनियर मोशन की बात करें तो ये हमने कहा प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम देन टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। बट अब हम कर रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। किसकी बात कर रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम की। तो एंगुलर मोमेंटम की जब हम बात करेंगे, यानी कौन सा मोशन आ जाएगा, रोटेशनल। कौन सा मोशन आएगा, रोटेशनल। और पीछे हमने मोमेंट ऑफ फोर्स पढ़ा था, टॉर्क। हमने क्या कहा था, जो रोल लीनियर मोशन में फोर्स का है वही रोल टॉर्क का है रोटेशनल मोशन में। और वीडियो में भी पिछले में डाला हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात की है, उसमें क्या कहा है, जो रोल मास का है लीनियर मोशन में वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है रोटेशनल मोशन। क्लियर है ये बात, समझ आई ये बात। तो रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वही रोल है। तो अब जब हम एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, तो यानी रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं, तो फोर्स की जगह क्या आएगा, टॉर्क, है ना। और लीनियर मोमेंटम की जगह क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम हम पढ़ चुके हैं, किससे डिनोट करते हैं, एल से, है ना। एल से किसके इक्वल आया था, आरपी के इक्वल आया था। चलो, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है, कहता है इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क
act on the system, or if net external torque on the system is 0, अगर कोई टॉर्क नहीं लग रहा है या टॉर्क 0 है नेट, तो क्या होगा? देन द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो बॉडी का, सिस्टम का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। जब टॉर्क ही नहीं लग रहा तो घूमेगी तो नहीं, तो एंगुलर मोमेंटम मैंने क्या कहा था अभी जब मैंने इनविजिबल पार्टिकल्स के लिए भी कहा था, पार्टिकल्स रोटेट करेंगे ना, पार्टिकल्स के ऊपर क्या होता है? नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 क्यों होगा? अगर सपोज करो कोई भी बॉडी इसकी एक्सिस के अराउंड रोटेट करे या कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? 0 हुआ। तो टॉर्क का रिलेशन होता है जो हमारे सिलेबस में से कर चुके हैं, IL। जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो टॉर्क कितना होगा? 0। यानी रोटेट तो करेगी, मैंने तभी तो क्या बोला, मैंने नेट एक्सटर्नल टॉर्क, नेट यूज कर रही हूँ ना मैं, यानी टोटल सम अप जो होगा टॉर्क का वो 0 होगा। अगर टॉर्क ही नहीं एक्ट बॉडी तो रोटेट ही नहीं करेगी, तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं तो नेट बोल रही हूँ ना। तो क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क कह सकते हो, या इफ नेट एक्सटर्नल टॉर्क, तुम्हारे में इफ नेट एक्सटर्नल टॉर्क acting on the system is 0, then the total momentum, कौन सा? एंगुलर, then the total angular momentum of the system remains constant। तो क्या रहेगा? टोटल एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। अब रिलेशन क्या पढ़ा था हमने? जब जाते करवा के ये थी कि टोटल एक्सटर्नल क्या होगा? इट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब वो कह रहे हैं कि टॉर्क क्या है? 0। इसका मतलब डेल्टा डिवाइड टोटल, हाँ जी। तो अगर नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, अभिषेक कमेंट्री नहीं करते बेटा, तो डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा। और किसी भी क्वांटिटी का डेरिवेटिव कब होता है? जब वो वैल्यू या तो मैक्सिमम हो, कांस्टेंट हो। दैट मीन्स यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? एंगुलर मोमेंटम क्या है? कांस्टेंट है। और टोटल एंगुलर मोमेंटम का क्या मतलब है? फर्स्ट पार्टिकल का, सेकंड का, अप टू, तो ये सारा क्या है? तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नोट करो फटाफट। रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या फिर आप कह सकते हो एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये रिलेशन फाइंड करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, सबसे पहले हम वही सिस्टम कंसीडर कर लेते हैं। हमने क्या किया? एक सिस्टम लिया जो किसी फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, फिक्स्ड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इसके अंदर एन पार्टिकल्स हैं, m1, m2, m1, जिनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? r1, r2, r2, पार्टिकल की इंडिविजुअल वेलोसिटी मान ली मैंने v1, v2 अप टू v। ठीक, ये अब सबको पता है वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन क्या होगा? v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है। सिमिलरली v2 क्या होगा? r2 ओमेगा। ऐसे ही जाओगे vn क्या हो जाएगा? rn ओमेगा।
बात करें मोमेंटम की, मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, m1 v1 और v1 है r1 ओमेगा, है ना? r1 ओमेगा के इक्वल है, ठीक है? तो इसी तरह n की मोमेंटम कितना बन जाएगा? mn rn ये बनेगा। अब मुझे फाइंड करना है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम फर्स्ट पार्टिकल का क्या बनेगा? m1 p1, p1 की वैल्यू कितनी है? m1 r1 ओमेगा, यानी क्या बना? m1 एक मिनट m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, सिमिलरली 2 की क्या होगी? m2 r2 स्क्वायर ओमेगा। और टोटल मोमेंटम अगर हमको फाइंड करना है वो किसके इक्वल होगा? L1 प्लस L2 अप टू पुट द वैल्यूज, क्या बनेगा? m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, m2 r2 स्क्वायर ओमेगा अप टू mn rn स्क्वायर ओमेगा, यानी एक फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड एक ही वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहा है, कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं तो अंदर क्या बचा? m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर इनटू ओमेगा। अब पहले बताना ये क्या है? इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, समीशन i इज इक्वल टू 1 टू n mi ri स्क्वायर, तो क्या है ये? लास्ट वीडियो देखिए, क्या है? नहीं देखिए, टॉर्क कहाँ से आ गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो लास्ट वीडियो में हमने किया था, ये क्या है? 1 टू n mi ri स्क्वायर इज इक्वल टू I, which is moment of inertia। पता है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन, यानी एक टेंडेंसी है अपोज करने की अगर आप स्टेट को चेंज करते हो, जैसा कि मास की होती है लीनियर मोशन में, इनर्शिया भी पढ़ा है ना मैं लीनियर मोशन में, ठीक है? तो क्या है? I है, इसका मतलब क्या लिख सकती हूँ मैं? L इज इक्वल टू I ओमेगा। ये हमारे पास क्या है? रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर? नोट करें। देखो अब हम करते हैं एप्लीकेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो इसको हम क्वेश्चन की फॉर्म में यूज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्यूशन, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट around the sun in elliptical orbit increases, in elliptical orbit increases when the planet in elliptical orbit increases when the planet comes closer to the sun and vice versa, when planet comes closer to the sun and वाइस वर्सा। देखो क्या कहना चाह रहे हैं, वो कह रहा है कि जो प्लैनेट है सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट में, तो वो कह रहा है कि अगर प्लैनेट जो है वो सन के पास आता है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है। क्यों? देखो अभी हमने रिलेशन ड्राइव किया L इज इक्वल टू I, ये सन है, इसके अराउंड प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है इलिप्टिकल ऑर्बिट में, ठीक है? जब वो सन के पास आएगा, क्योंकि हमें पता है पोल और इक्वेटर का हमने पढ़ा था ना, रेडियस कितनी होती है? 21 किलोमीटर ज़्यादा होती है। एक तो सन के पास होगा, जब वो सन के पास आएगा तो रेडियस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, आर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr² होता है। जब r कम होगा दैट मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? डिक्रीज। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो हम आंसर लिख सकते हैं व्हेन द प्लैनेट कम्स क्लोज टू द सन देन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेस एंड बाय L is equal to I omega and law of conservation of angular momentum.
अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एल तो कांस्टेंट रहना चाहिए। जब ये डिक्रीज हो रहा है इसको कांस्टेंट बनाने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, लिखो व्हेन द प्लैनेट कम्स क्लोज टू द सन, व्हेन द प्लैनेट कम्स क्लोजर टू द सन then I decreases, and by law of conservation of angular momentum, that is L is equal to I omega, remains constant, so its angular velocity omega is increased, so its angular velocity omega increases, ठीक है। तो इसीलिए क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होती है। सेकेंड एप्लीकेशन अगर हम करते हैं सर्कस एक्रोबैट की, आपने देखा होगा वो क्या करते हैं, जब स्पिनिंग भी करेंगे ऐसे घूम रही है तो अपने हाथों के पहले सीधे हैं, धीरे धीरे ऐसे फोल्ड करते हैं, एक लेग जो होती है धीरे धीरे उठा के दूसरी टांग के पास ले आ जाती है। क्यों करते हैं वो क्या करती है, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ज़्यादा, धीरे धीरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो रहा है, कम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो रहा है, कम। तो एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट रखना है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इस वजह से वो क्या करता है, क्या करती है जो सर्कस एक्रोबेट होती है वो क्या करते हैं, अपने लेग को या तो ऐसे करती है घूमती हुई, स्पिनिंग करती हुई, या अपने हाथों को फोल्ड कर देती है। क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन लिख लो, आंसर अपने आप लिख लेना, लिखो why circus acrobat bring her arms and leg, ऐसे होती है, बाद में ऐसे कर लेती है, arms and leg closer to the body, closer to her body during spinning, spin करते हुए, घूमते हुए, लिख लोगे? थर्ड पॉइंट लिखो। थर्ड हम करते हैं, ये डंबल वाला होता है ना, उसके ऊपर फ्लैट सरफेस के ऊपर डंबलिंग होती है, वो धीरे धीरे ऐसे करती है ना, वो किस लिए करते हैं, वही चीज़ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, डिक्रीज, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, चलोगे। कैट का एग्जांपल ले लो, जो बिल्ली होती है जब वो मान लो किसी सरफेस से इस सरफेस के ऊपर उसको जंप करना है, जब जंप करती है तब तो उसकी पूंछ ऐसे मुड़ी होती है, लेकिन जैसे ही वो सरफेस के ऊपर पहुंचने वाली होती है उसकी पूंछ, टेल जो होती है बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है, स्ट्रेच कर लेती है वो। क्यों? क्योंकि वो क्या करती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंक्रीज करती है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज। तो वो आराम से, मतलब कहते हैं ना, उसकी लैंडिंग बढ़िया होगी, ठीक है। और एग्जांपल ले लो, स्विमर्स जो होते हैं, स्विमर्स ही होते हैं वो जो ऊपर से जंप करते हैं ना, तो जब ऊपर से जंप करते हैं वो पहले जंप करते हैं, फिर अपनी बॉडी को बिल्कुल फोल्ड कर लेते हैं, फोल्ड करते करते जैसे ही वो पानी मतलब सरफेस के पास पहुंचने वाले होते हैं एकदम से अपनी बॉडी को ओपन कर लेते हैं, स्ट्रेच कर लेते हैं। क्यों? देखो जब वो बीच में फोल्ड करते हैं तब क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हुआ तो उनको कांस्टेंट बनाने के लिए वेलोसिटी क्या होगी, लेकिन जब वो सरफेस बिल्कुल सरफेस के टच करने वाले हैं तो एंटर कर रहे हैं, अगर वो ऐसे ही फोल्ड करते हुए एंटर करेंगे तो पूरी स्पीड से सिर लगेगा उनके नीचे जाके तो चोट लगेगी, तो वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी को पूरा स्ट्रेच कर लेते हैं। क्यों? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, बढ़ गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, ये कांस्टेंट, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, तो वो सेफली मतलब पहुंच जाते हैं। मैं फिर फोल्ड करने की क्या जरूरत है, पहुंचेंगे तो वैसे भी नीचे नहीं बेटा, वो तो एक उनकी वो होती है ना
आप कह सकते हो कंपटीशन होता है कि कौन कितनी मतलब टाइम ड्यूरेशन होता है कितनी जल्दी नीचे पहुंचेगा, तो उसके लिए तो करना पड़ेगा ना उनका। कोई ये थोड़ी है वो पहुंचना तो है ही, ऐसे तो नीचे से ही चला जा, पहुंचना तो है ही, पानी पे तो जाना है, आराम से सीढ़ी लगा के आराम से सीढ़ी उतर के आराम से जाके नीचे बैठना, ऐसे थोड़ी है, ठीक है। अच्छा, हेलीकॉप्टर के जो प्रोपेलर्स होते हैं वो 2 होते हैं, क्यों? क्योंकि अगर एक हुआ तो इसको कांस्टेंट बनाने के लिए स्पीड बढ़ के वो वहीं पे अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता रहेगा, तो इसीलिए उसको बैलेंस करने के लिए 2 लगे, ठीक है। और भी एग्जांपल अगर देखोगे मिल जाएंगे, स्प्रिंग बोर्ड डाइवर्स है, जैसे स्पेसक्राफ्ट ओरिएंटेशन है, इनमें सब में यही है, सिर्फ बात क्या है, एल कांस्टेंट रखना है हमने एंगुलर मोमेंटम कि जब हमें स्पीड बढ़ानी है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम कर दो, जब एंगुलर वेलोसिटी कम करनी है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, क्लियर है? Yes. समझ आ गई बात? Yes. तो ये तो करके आओगी तुम एप्लीकेशन। देखो सेंटर ऑफ मास के लिए न्यूमेरिकल करते हैं, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 particles at vertices of equilateral triangle. Masses of particles are 100 gram, 150 gram, 200 gram, and each side of an equilateral triangle is 0.5 meter long. X-axis, Y-axis, equilateral triangle, साइड कितने दी है उसने 0.5 मीटर। बेटा बोर्ड पे भी मैं ही दिखाई दे रही हूँ, मोबाइल में वीडियो मत देखो, इधर 0.5 मीटर, ये ओरिजिन पे रखा है तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ठीक है। मिड में चले जाओ, ये इसको नाम दे दिया N O A B, तो हम करते हैं कोऑर्डिनेट फाइंड। देखो 0 0 कोऑर्डिनेट यहाँ होंगे, अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ये क्या है 0.5 का हाफ है ना, 0.5 का हाफ, 0.2, लेकिन आप डायरेक्ट हाफ भी नहीं फाइंड कर सकते। ये मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करते हैं, जरूरी थोड़ी है बिल्कुल हाफ में मिलेगा, प्रॉपर्टी छोड़ दो ही, ये तो मुझे ON कैलकुलेट करना पड़ेगा, OA पता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल कितना बनता है 60 डिग्री। ये कितना है 60 डिग्री, ON कैलकुलेट करना है, ON बाय OA कर ले, ON बाय OA, बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, हाँ क्या होता है बेटा, cos, कितना आएगा cos 60, तो ON कितना हो जाएगा हमारे पास, OA cos 60, OA कितना है 0.5, 60 कितना होगा 1/2 आएगा भाई 0.25, तो इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट क्या बनेगी 0.25, 1 तो 0 ही रहेगा, यहाँ पे क्या है पूरा हो ही गया 0.5 का 0.5, क्लियर, समझ आई बात? तो पहले तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट फाइंड कर लें, तो x कैसे फाइंड करेंगे सेंटर ऑफ मास का, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, m पता है हमें, x1 0 है, x2 0.25 है, x3 0.5, चलो जी 100 150 200 मल्टीप्लाई में x1 कितना है 0, 150 मल्टीप्लाई में 0.25 प्लस 200 मल्टीप्लाई में 0.5 बाय 100 150 प्लस, सॉल्व करो देखो कितना है, फटाफट सॉल्व करके बताओ। जल्दी से बताओ कि y कोऑर्डिनेट भी निकाला है हमने, कर लोगे? चलो अब आ जाओ, ये y कोऑर्डिनेट रह गया हमारा, y कोऑर्डिनेट पे जाए, यहाँ पे है हमारे पास, अब यहाँ पे x का पॉइंट तो है 0.25,
वाई का फाइंड करना पड़ेगा। वाई का मतलब है हमें ए एन फाइंड करना है, तो क्या बनेगा ए एन बाय ओ ए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ए एन कितना आ गया ओ ए साइन 60, ओ ए है हमारे पास 0.5, साइन 60 कितना होता है √3/2, √3/2 0.25 कितना है 0.25 तो लग निकालो सेंटर ऑफ मास का बाय कोऑर्डिनेट m1/1 प्लस m2/2 अप टू mn बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, बाकी कोऑर्डिनेट 0 0 है, सिर्फ यही है ना, कर दो 150 ये 0 है, ये 0 जीरो है, नहीं ये 0 है बेटा, नेक्स्ट 0 है, तो कितना आ जाएगा ये 0.25 0.25 मल्टीप्लाई में 150 बाय टोटल, नीचे वाले का 3.44 आ रहा है। आंसर मैच कर लेते हैं बेटा। इसका आंसर बनेगा x कोऑर्डिनेट आया है तुम्हारा 5/18, सेकंड y कोऑर्डिनेट निकालो, इसमें 200 मल्टीप्लाई में 0.25 √3, टोटल मास कितना बना था 450, 0 से 0 ठीक है मैम कर लो। डिवाइड में छोड़ सकते हैं हाँ जी जैसे उसमें छोड़ रखे हैं उसमें डिवाइड में छोड़ सकते हैं। नहीं बिल्कुल भी नहीं, पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन करो, तुम्हें क्या दिया हुआ है, फोर्स गिवन है, पोजीशन वेक्टर गिवन है, यू हैव टू फाइंड टॉर्क, टॉर्क कैलकुलेट करो फटाफट। फोर्स और पोजीशन वेक्टर दिया है, टॉर्क कैलकुलेट करो। क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट किया है हमने, मैंने क्या बताया था, टॉर्क होता है R क्रॉस F, इसका मतलब हमें क्रॉस प्रोडक्ट यूज करना है। ये जो अंश पूरी बात सुन, अंश तेरा बिल्कुल सही है क्रॉस प्रोडक्ट, लेकिन पहले पोजीशन वेक्टर है फिर फोर्स है। कई महानुभावों ने F क्रॉस R किया हुआ है और कई हिमांशी डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं, आपने भी डॉट प्रोडक्ट फाइंड की बेटा, क्रॉस लगाया हुआ है और इसमें भी क्या कर रहे हैं, वैल्यू पुट करके I क्रॉस I इज इक्वल टू 1 कर रहे हैं। I क्रॉस I 1 कब होता है, पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 1 होता है कभी, फिर पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 1 कैसे ले रहे हो, मैंने इसके लिए क्या सिखाया था, मैट्रिक्स I J K, पोजीशन वेक्टर पहले 1 -1 1 5 -2 3 करो, I -3 प्लस 2 माइनस J 3 -5 प्लस K -2 प्लस 5 कितना आया, -I -2 प्लस 2J प्लस 3, तो ये क्या है टॉर्क, -I प्लस 2J प्लस